हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मैथ्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू कर रहे हैं। शायद ये फिफ्थ वाला प्रैक्टिस सेट है और सभी के सभी याद रखना रीसेंट के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2023 CHSL में पूछा गया है। ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, रीसेंट 23, 22 और 24 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। सॉल्व कैसे कर सकते हैं सीखेंगे। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन के पास में संख्या है 780, 780, देन x 533, y 24 और इसको हम लोगों को विभाजन करना है कितने से, 88 से। 88 को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे क्योंकि 88 का रूल तो हमें पता नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं 11 और 8 में तोड़ सकते हैं। 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट और 11 का रूल कहता है ऑड प्लेस पर जो वैल्यू हैं उनका सम और इवन प्लेस पर जो वैल्यू हैं उनके सम के बीच में अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजन हो जाए। चलिए तो पहले हम लोग कर लेते इन तीनों को सॉल्व। और आगे और बोला है क्वेश्चन ने सबसे छोटा मान। सबसे छोटा मतलब है कि यहाँ पे छोटा रखना है। तो अगर हम छोटा रखेंगे यहाँ पे तो y की जगह पे हम लोग रख देते एक अगर हम रखेंगे तो 8 से विभाजन करके देखो इस नंबर को हमें कितने से डिवाइड करना, 8 से। तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 4, 44 नहीं जाएगा। 2 रख के देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 8 दूनी 16, 16 के बाद 4 और 2 6, 64 हो जाएगा। 8 8 64। हमारा y का मान कितना हो गया भाई, y का मान आ चुका है हमारा 2। ओके, बाकी अब 11 का रूल कहता है कि भाई देखो 7 और 0 7 हो गया, 7 और 5 12, 13 14 15, 16 17, 17 तो हो गया हमारा ऑड प्लेस। अब हम दूसरे वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस एक्स, 8 9 10 11, ठीक है 11 और y का मान कितना है हमारा 2, कितना हो गया 8 और 3 11, 12 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 प्लस एक्स। अब यहाँ पर x का मान कितना रख दूँ जिससे क्या हो, इनके बीच में अंतर 0 आ जाए है। अब इनके बीच में अंतर 0 लाना है तो इसका मतलब है x को ख़त्म करना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसके बाद में 11 भी तो रख सकते, बेटा एक डिजिट में रखना है तो एक डिजिट में तो सिर्फ 9 तक ही रख सकते। 9 तक रखने पे आप अंतर ना तो 0 ला सकते हो ना ही 11 का कोई भी मल्टीपल ला सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि देखो भाई कि x का मान कितना हो गया हमारा 0। हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान अगर हम देखेंगे 0 प्लस 2 करेंगे तो फाइनल उत्तर कितना बोला जाएगा, 2 आपका राइट आंसर बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि x³ - 8, ठीक है x³ - 8 हमें एक टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म है हमारे पास ये, तीसरा टर्म है हमारे पास x³ माइनस का 4x² प्लस में 4x का मासा पूछा है, मतलब HCF पूछा है। एक ऐसा नंबर जो कि तीनों के अंदर कॉमन हो, वो नंबर आपको ढूंढना है। तो सिंपल सी बात है कि देखो भाई हम लोग पहले नंबर को क्या कर सकते हैं, पहले जो टर्म दे रखा है x³ माइनस का, क्या मैं 2 का क्यू नहीं लिख सकता, बिल्कुल AQ माइनस BQ बन गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो है A² मतलब x², देन प्लस में हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, देन प्लस में हो जाएगा 2x। यही तो होगा। ये पहले वाले टर्म को हमने ओपन किया। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जो कि हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जो कि तीनों में कॉमन हो, और हमारे पास ऑप्शन है x - 1, x - 2, x - 8, x - 4। तो x - 2 हमें दिखाई दे रहा है पहले वाले में एक टर्म, तो यही उत्तर होगा क्योंकि इसमें भी तो वो नंबर होगा। दूसरे टर्म में फिर भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x³ - 6x² देन प्लस 12x माइनस का 8, ये जो टर्म लिखा हुआ है कहीं ना कहीं x - 2 का
होल क्यों लिखा हुआ है, x माइनस टू का होल क्यों लिखा हुआ है ये, तो x माइनस टू हमारे पास कितने यहाँ पे 3 है, ऐसे समझ लो। तो x माइनस टू कॉमन हो गया। तीसरे टर्म में अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ बाहर, या इसमें से 2 दूनी 4, 2 कॉमन नहीं, x कॉमन ले लो, x क्यों है ना, x अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, देखो x तो बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तीनों टर्म के अंदर x माइनस टू हमारा कॉमन है, और हमसे पूछ रहा है मासा, तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज HCF। ये आपका उत्तर हो गया। बताओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरल कीजिए, क्वेश्चन ने बोला है सरल कीजिए, कहने का मतलब है कि ये जो एक ये सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा फॉर्मूले बेस्ड है। देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा है ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ए बी सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देन माइनस 3ABC, ठीक है। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस यहाँ पर लिखा है 3ABC। तो ये 3ABC जो बराबर होता है, 3ABC ये वाला जो टर्म है ये बराबर होता है, अगर मैं एक फॉर्मूला देखूँ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है इसी पे लेके जाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA के बराबर होता है। अच्छा, इसके नीचे हमें जो टर्म दे रखा है, मतलब इस टर्म के नीचे, इसको तो हमने ये चेंज कर दिया, इसके नीचे जो टर्म दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये टर्म हमें दे रखे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, बचेगा कितना, ABC। तो ABC बचेगा, तीनों टर्म को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3.321 पहला, 2.681 2.681, तीसरा लिखा है 1.245 1.245 567, लास्ट में 7 देख लो, लास्ट में 7 अगर देखेंगे तो 7.247 आ जाएगा, कितना, 7.247 हमारा राइट आंसर होगा। बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक, छिन्नक मतलब एक बकेट टाइप का जो रहता है, ठीक है, प्रॉपर कोन नहीं होता, कोन का पार्ट तो होता बट कोन नहीं होता। देख लेते हैं, एक छिन्नक की अगर मैं बात करूं तो छिन्नक इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें छिन्नक दे रखा है, इसकी 45 सेंटीमीटर हमें हाइट दे रखी है, कितनी, 45 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और हमसे बोला है इसकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, 28 बड़ी वाली होगी, 7 ये छोटी वाली होगी, ठीक है। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 3, रेशियो में तो x मान लो, हाइट दे रखी है 5x, ठीक है, ये त्रिज्या है 3x। ये हमें 3 चीजें दे रखी है, x एक कांस्टेंट ले लिए, बाकी हमसे पूछा है तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता या क्या होगा। तो CSA की अगर मैं बात करूं, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये हमारा CSA कर्व्ड सरफेस एरिया है, और CSA क्या होता है हमारा 2πRH। CSA क्या होता है हमारा 2πRH होता है। बट उससे पहले हम जब एक चीज को दूसरे में पिघला रहे हैं तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है वॉल्यूम की, मतलब आयतन की, और आयतन निकालेंगे जब ही हम x का मान मिलेगा, x का मान निकालने के बाद में जब हम वैल्यू पुट कर पाएंगे, जब हम CSA निकाल पाएंगे। तो अगर मैं छिन्नक की बात करूं, इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई, देन मल्टीप्लाई h/3, हाइट हमारी 1/3, देन स्मॉल r स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर, देन प्लस में कैपिटल R स्मॉल r, ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा πr²h, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से तो पाई उड़ा दो भाई, h/3 मतलब 45/3,
45 रखेंगे बट्टे में 3 तो 15 लिख दूँ सीधे, बचा कितना आर स्क्वायर मतलब छोटी आर स्क्वायर सत्तू सत्तू 49, यहाँ 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 784 784 प्लस आर इंटू आर इन दोनों का गुणा 7 8 56 की 6 5 कैरी 7 दूनी 14 और 5 19 196 इक्वल टू आर स्क्वायर कहने का मतलब है 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर इंटू 5x, यही होगा, बोलो हाँ बिल्कुल होगा। देखिए 5 से इसको काट लो, 5 × 3 = 15, 3 से इसको काट लो, 3 त्रिका 9, 3x x में गुणा इसका कर देंगे तो x क्यू हो जाएगा। अभी हमारे पास ये टर्म बचा हुआ है, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 9 19 की 9 एक कैरी, 9 और 1 10 8 18, 18 और 4 22 की 2 2 कैरी 7 8 9 10, तो 1029 इज इक्वल टू 3x क्यू। 3 से डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9 343, तो एक्स क्यू का मान आया कितना 343, तो x का मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 7 होगा, 7 ही तो होगा ना। अब x का मान 7 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या, आप बोलोगे सर 7 × 3 = 21 होगी, हाइट कितनी हो जाएगी 7 × 5 = 35 हो जाएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है CSA, तो इसका अगर हमें CSA निकालना है तो CSA होता कितना है 2πRh, तो 2 × पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 21 है, इसकी हाइट कितनी है 35 है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 7 × 3 = 21, 35 × 3 = 105, 105 दूनी 210, 210 में गुणा है 22, तो 0 22 एकम 22 की 2 2 कैरी है, 22 दूनी 44 और 2 46, तो 4620 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 4620 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले तो हमें x का मान निकालना था भाई, तभी उसके बाद ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। अब यहाँ पे दो वृत्त हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए बॉस। ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई नहीं कराता है, पता है आप लोगों को, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हर कोई नहीं कराएगा, ठीक है। अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए लाइक तो बनता है बॉस, और कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे A और B पर एक दूसरे को काटते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और एक 13 सेंटीमीटर का, इसका सेंटर मान लो ये है, इसका सेंटर मान लो ये है, और हमें त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कितनी 13 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिच्छेद करते यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब ये वाली हमें कितनी दे रखी है पूरी 12, ये जीवा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। लेकिन याद रखना जब मैं इससे ये वाली दूरी निकलवाऊंगा तो यहाँ से ये जो है दो टुकड़ों में बराबर टूट जाती है, ये पूरी तो 12 है, ए बी कितनी है 12 है, ये दोनों टुकड़ों में बराबर टूट जाती है, तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, समझ गए। यहाँ ये 90 डिग्री कट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जीवा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे पूछ रहा है कि देखो दोनों के, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। केंद्रों के बीच की दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, पहले इतना निकाल लूँ, तो इतने को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये तो हाइपोटेनस है, तो रूट के अंदर अगर मैं देखूँ तो 169 13 का स्क्वायर देन -36, देन इसमें मैं जोड़ लूँ ये वाला पार्ट, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी। तो रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, देन -36, इसको सॉल्व कर लेते। 9 में से 6 गया बचा 3, 6 में से 3 गया बचा 3 और 133 प्लस, यहाँ देखेंगे 15 में से 6 गए 9 बचे, देन 21 में से 3 गए तो 18 बचे, तो 133 189 ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था भाई। अब इसे भी अगर छोड़ कर आओगे तो आपका लॉस होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में बोला चतुर्थ समानुपाती पूछा है, और बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है कि हम लोगों को पता है कि जो अनुपात होते हैं, समानुपात की अगर बात की जाए तो वो इस वे में लगाए जाते हैं
4 नंबर है। मैंने आप लोगों को सिखाया है, जिन्होंने मुझसे रेशियो पढ़ा है, कि जो पूछे, देखो ये दोनों एक साथ के होते हैं, ये दोनों एक साथ के होते हैं मेरी भाषा में। जिसके साथ वाला नहीं आया है उसे नीचे बिठा दो भाई। जैसे मान लो मैंने पूछा बी पूछा है, तो बाकी के 3 दे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ वाला दे रखा है उनको तो ऊपर, जिसके साथ वाला नहीं दे रखा तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि सी के साथ वाला पूछा है तो वो नीचे बैठेगा। मैंने पूछा डी बताओ, तो अगर डी निकालना है तो ये दोनों तो है ना, तो ये दोनों हैं, बी इंटू सी कर दो, बट्टे में डी निकालना है तो बट्टे में ए आ जाएगा, क्योंकि डी निकालना है भाई। समझ गए। इसी प्रकार से चतुर्थ पूछा है तो चौथा नहीं है, चौथा मतलब 12 35 कहाँ बैठेगा, नीचे, और 3 की पावर 12 देन मल्टीप्लाई 4 की पावर 12 ऊपर, और नीचे बैठेगा 12 की पावर 35। तो इस 12 की पावर 35 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 की पावर 35 देन मल्टीप्लाई 4 की पावर 35 में, इसलिए मैंने साइड में लिखा है। तो मैंने क्या किया, 12 की पावर 35 को मैंने लिख दिया ये। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बेस समान है, तो पावर घट जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर घटेगी। तो 3 की पावर 5 में से 2 गए, बचे कितने, 3, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2, लेकिन ये माइनस का बचेगा, और इंटू कर देंगे 4 की पावर माइनस का 23। इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 की पावर माइनस 23 भी लिख सकते हो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस यही पूछा था हमसे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 साझेदार पी क्यू आर हमें दे रखे हैं, क्रम से 1000, 1200 और 1500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 666 मतलब 666 है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ समय की तो बात ही नहीं हो रही है, तो पी देन क्यू देन आर, 2 जीरो तो हटा ही दो क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ 10, 12 और 15 बचा है, 10, 12 और 15 टोटल ऐड करेंगे तो 3 और 7 37। 37 रेशियो का मान अगर हम देखेंगे 666, एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे तो 37 से तो एक बार जाएगा, 7 8 56 होता है, 18 बार पूरा टर्म जाएगा भाई। हमसे पूछा गया क्वेश्चन है क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो 18 का गुणा कर दो, 18 दूनी 36 की 6, 3 कैरी, 18 और 3 कितना हो गया, 216 आपका राइट आंसर होगा। बोलो भाई, 3 लोग थे, 3 लोगों ने बिजनेस जो है शुरू किया, लेकिन इसमें पूरा शुरू से एंड तक है, समय का कोई रोल नहीं है, समय होता तो गुणा कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो कि एक 64 लीटर दूध वाले एक पीपे में से 8 लीटर दूध निकाल कर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दूसरी बार और तीसरी बार दोहराई जाती है, मतलब 3 बार प्रोसेस चल रही है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हमसे पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप लोग समझ लो बस। कैसे कि देखो 8 लीटर जब मैंने दूध निकाला टोटल कितनी में से, 64 में से। ठीक है, इसको मैं अगर रेशियो में बनाऊं तो 8 एकम 8, 8 टू 8 64, मतलब 8 लीटर दूध था, उसमें से 1 लीटर दूध निकाल लिया। अब दूध बचा कितना, आप बोलोगे सर 7/8 बचा। भाई 8 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध निकाल गया। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास दूध कितना बचा भाई, 7 ही बचा। तो 7/8 इंटू लगातार प्रोसेस चल रही है पानी डालकर, फिर 7/8 इंटू 7/8। यहाँ पर ऊपर अगर जब हम देखेंगे तो ये क्या है, बचा हुआ मिल्क, रिमेनिंग मिल्क, बचा हुआ दूध। ये क्या है हमारे पास, नीचे जब हम गुणा करेंगे तो ये टोटल मिल्क आ जाएगा। समझ गए। तो 7 का क्यू कितना होता है, आप बोलोगे सर 343 होता है, बट्टे में 512 होता है 8 का, तो 343 तो फिक्स हो गया। क्यों, दूध और पानी का अनुपात सर जी, इसमें तो दूध और टोटल है, तो दूध तो हमने रख लिया भैया 343। अब अगर पानी निकालना है तो टोटल मात्रा में से 343 अब दूध है, रेशियो में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या बचेगा, हमारे पास पानी बचेगा। तो देखो जरा 12 में से 3 गए, बचे कितने, 9। ठीक है, अब यहाँ 10 है, 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 1, तो 343 और 169। बोलो हाँ सही बात है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, बस उनको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अब देखो ये क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कोई नहीं कराते इन क्वेश्चन को, पता है, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं छोटा कर दूंगा।
ठीक है। देखिए, एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो यदि महिला पहले दिन काम करना शुरू करती है तो यही काम 14.5 दिनों में हो सकता है। और ये मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आता है, बट आज सीख लो, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पहले एक पुरुष, देखो एक दिन छोड़कर काम करते हुए पुरुष जो है, एक महिला एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं यदि पुरुष पहले दिन काम करे। ठीक है, यहाँ पर जो है पहले दिन इसके लिए बोला है, एक दिन छोड़कर काम करते हुए महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो यही काम 14.5 में। समझो मेरी बात को कि अगर पहले मेल काम करे, फिर फीमेल काम करे, फिर मेल काम करे, फिर फीमेल, समझ लो पहले, तो इस काम को करने में कितने दिन का समय लगता है? आप बोलोगे सर 15 दिन का समय लगता है। सही किया मैंने। इसी प्रकार से पहले दिन फीमेल करे, फिर मेल करे, फिर फीमेल करे, फिर मेल करे, तो इस काम को करने में कितना समय लगता है भाई? आप बोलोगे सर 14.5 दिन का समय लगता है। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं ऊपर वाली 15 दिन में आदमी कितने दिन काम कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सर आदमी जो है 8 दिन काम करेगा। कैसे? कि देखो अगर ये 14 होता तो 7 दिन तो महिला काम कर रही होती, 7 दिन हमारा कौन काम कर रहा होता? पुरुष काम कर रहे होते। अगर मैंने 7 दिन मतलब पहले दिन अगर मेल आया मतलब पुरुष आया, तो काम जो खत्म होगा 14वें दिन उधर कौन होगा? फीमेल होगी। तो 15वें दिन जिसका नंबर होगा, 15वें दिन जो नंबर होगा वो किसका होगा? मेल का होगा। बोलो होगा कि नहीं भाई? प्रोसेस 14 पे तो कंप्लीट हो जाती, बट अगला दिन जो काम करेगा वो व्यक्ति होगा, आदमी होगा, पुरुष होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा है वो आदमी कितने दिन कर रहा है? 8 दिन। और महिला जो काम कर रही है वो कितने दिन कर रही है? 7 दिन। ये बात याद रखना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पे महिला कितने दिन काम कर रही है? जो पहले वाला व्यक्ति है या महिला है, तो यहां पे देखो पहले काम कर रहा था यहां पे आदमी, तो आदमी को मिले 8 दिन। यहां फीमेल काम कर रही है तो फीमेल जो है लास्ट के पॉइंट 5 भी करेगी, तो इसका मतलब है फीमेल जो है यहां पे 7.5 दिन काम कर रही है और मेल यहां पे 7 दिन काम कर रहा है। अब समझो मेरी बात। अब हमें इससे क्या करना भाई? हमें तो एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकलेगी ऐसे कि आदमी की क्षमता मानो m, और आदमी ने कितने दिन काम किया? पहले 8 दिन। महिला की क्षमता मानो f, फीमेल की, देन इनटू कर दो 7 का। ये काम बन गया। ये क्या बन गया? ये टोटल वर्क बन गया, जो कि 15 दिनों में काम हुआ। 7 दिन इसने किया, 8 दिन इसने किया। यही काम इस तरीके से अगर फीमेल पहले करती है तो यही काम दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे फीमेल इंटू कर देंगे 7.5 और प्लस हो जाएगा मेल इंटू कर देंगे 7। इसको सॉल्व करना होगा, मेल और फीमेल निकल आएगा। फिर टोटल वर्क है। ये क्या है मेरा? ये टोटल वर्क है, याद रखना। और ये क्या है मेरा? ये भी टोटल वर्क है, इसलिए दोनों बराबर रखें। आगे सॉल्व कर लेते। देखिए 8m कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 7f बराबर 7.5f देन प्लस 7m। 7m को इधर भेजेंगे तो 1m देन बराबर बचेगा, 7m को इधर भेजेंगे तो 0.5f बचेगा। यहाँ पर पॉइंट हटाने से बट्टे में 10 आता है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1/2। 2 का गुणा इधर कर दो तो 2m देन बराबर 1f हो जाएगा। तो यहाँ से मेन की क्षमता आ गई 1 और फीमेल की क्षमता आ गई 2। टोटल वर्क बनाने के लिए इसमें 1 में वैल्यू पुट कर लो, तो 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो m का मतलब है 1, तो ये तो 8 हो गया, देन प्लस 8 एकम 8 ही हो गया। f इंटू 7 है तो 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22। 22 तो हो गया टोटल वर्क। कराना किससे ये देख लो। तो पुरुष अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो पुरुष की क्षमता कितनी है? 1। 22 को 1 से भाग कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 22 दिन ही आपका राइट आंसर होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 22 दिन। ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये जरूरी नहीं है, आप वैसे ही देख सकते हो। 7 दूनी 14 और 1 एक्स्ट्रा दिन है, तो एक्स्ट्रा दिन है तो इसका मतलब है आदमी 1 दिन ज़्यादा काम कर रहा है, महिला 1 दिन कम। यहाँ पे महिला आधा दिन ज़्यादा काम कर रही है, यहाँ पुरुष जो है आधा दिन कम काम कर रहे हैं। टोटल वर्क निकाला, देन टोटल वर्क पहले तो एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क, देन डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 पाइप S1 और S2
दो पाइप हैं S1 और S2, S1 और S2 किसी खाली टंकी को अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ओके, पाइप S3 संपूर्ण से भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये निकासी नल है, ये दोनों भरने वाले नल हैं। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 120 ले लूँ, 15 अट्ठे 120, 2 6 देन 4 3 12। सही बात है, हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले दोनों पाइपों S1 और S2 को खोला जाता है 2 घंटे तक। तो 8 और 6 कितना हो गया? इन दोनों पाइप को हम लोग खोल रहे हैं S1 प्लस S2, इनकी क्षमता है 8 और 6 14। 14 के हिसाब से 2 घंटों में कितना पानी भर दिया होगा इन्होंने? 28। 28 जो है 2 घंटे में पानी टैंक में चला गया। अच्छा, बाकी बचा कितना? 28 माइनस करोगे तो बचेगा 92। अब ये 92 पानी है। यहाँ पर देखेंगे कि S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण तरीके से भर जाएगी। कहने का मतलब है समय बाद बोल रहा, खुलने के बाद मतलब अब जो है 2 घंटे के बाद में S3 चालू हो गया। तो S3 जब चालू हुआ है, ये लीकेज वाला पाइप, तो टोटल मिला के 8 से 14, 14 में से 3 चलेगी, बचे कितने? 11। अब ये पानी भरा जाएगा कितने की क्षमता से? क्योंकि तीनों पाइप चल रहे हैं, तो ये दोनों तो भरने वाले हैं, ये माइनस करने वाला है, तो कम करने वाला है, तो 11 की क्षमता से इसको भरवा दो, तो 92/11। इसका मतलब 92/11 हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता तो और कर देते। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समांतर पटरियों पे एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी या ट्रेन एक ही दिशा में 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखिए 46 किलोमीटर पर आवर, देन एक ही डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, देन बराबर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको देख लो भाई, 36 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो 36 सेकंड का गुणा कर दो, लेकिन उससे पहले इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 5/18 का गुणा, देन मल्टीप्लाई 36। यहाँ 18 तो नहीं 36 हो गया, क्योंकि भाई स्पीड इंटू हमने टाइम कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? देखो, जब एक दूसरे को ट्रेन जब पार करेंगे, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो ये वाली दूरी निकल कर आएगी हमारे पास। और जब भी कभी हमारे पास दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो टोटल में हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 18 तो 5 दूनी 10, 100 मीटर आ रहे हैं, मतलब ये है 100 मीटर डिस्टेंस। तो 100 मीटर जो है दोनों ट्रेन की कुल लंबाई है, तो 100 को 2 विभाजित कर दो, 50 मीटर आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ समान है, दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धारा के प्रतिकूल एक नाव की, धारा के प्रतिकूल का मतलब है अपस्ट्रीम। कैसे अपस्ट्रीम की बात हो रही है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत। कहने का मतलब है पानी का बहाव इधर है और व्यक्ति मेरी तरफ आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि नाव की जो चाल है उसमें से पानी की चाल माइनस होगी। कुछ लोग इसे एक्स और वाई के नाम से जानते हैं, मैं बी और डब्ल्यू के नाम से ही पढ़ाता हूँ। बी फॉर बोट है, नाव की चाल है, डब्ल्यू फॉर पानी है, या स्ट्रीम एस बना लो। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इनकी जो वैल्यू है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू, एक्स माइनस वाई कर लो अगर आपने एक्स माइनस वाई पढ़ा है तो। यहाँ देखेंगे धारा की चाल दे रखी है 4। अच्छा, धारा की चाल मतलब पानी की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, 4 इसमें पुट कर दूँ तो माइनस का 4 जो है बराबर हो जाएगा 8, इसको इधर भेजेंगे तो नाव की चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की चाल आ गई हमारे पास और पानी की चाल आ गई, दोनों की आ गई। क्वेश्चन में बोले x किलोमीटर प्रतिकूल और अनुकूल x किलोमीटर दूरी, मतलब डिस्टेंस बराबर है, जाना और आना, कुल समय दे रखा है कितना? 9 घंटे का। पहले जब ये धारा के साथ जा रहे हैं, जब धारा के साथ जाता है तो ये दोनों चालें जुड़ जाती हैं, 12 और 4 16। जब ये धारा के विपरीत जाएगा तो ये चाल घट जाएगी, और घटेगी तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों को समान कर लो, 8 दूनी 16, 2 का गुणा इधर, तो ऊपर हो गया 3x बट्टे में 16, बट्टे का 16 इधर भेज दो, बराबर 9 × 16। 3 से 3 का 9, 16 3 48, x का मान आया 48।
हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान क्या होगा, तो 48 हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वैसे भी एमटीएस का है तो सिंपल तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 सीपीओ का है, थोड़ा सा अच्छा तो हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ने बोला है स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाती है। मान लीजिए उसकी इनकम है 100 में से उसने सेविंग कर ली कितनी, 20। तो एक बात बताओ, खर्च कितना किया होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, आप बोलोगे सर 80। आगे देखते हैं। जबकि शेष राशि को भोजन, किराए और शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है, आय का 15% भोजन पर खर्च कर रहा है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर खर्च कर रहा है, 32,000 शिक्षा पर, 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का मतलब इसका 11.25%। देखो खरीदारी, यहाँ से सेंटेंस पढ़ो, ये वाला सेंटेंस आपके काम का है। 7200 रुपये खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, बट हमें अभी रेशियो में निकालना है, तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना है, 11.25% है। मैं इसमें गुणा कर दूंगा, 11.25% हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, पॉइंट हटाओ, बट्टे में 2 जीरो और 25 से डिवाइड कर दो। 25 से 11 चौक 44 और 1 45 हो गया, 25 चौके 100 मतलब 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखो भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 45 कर दो, 5 9 45 कर दो। तो जो यहाँ पर खर्च कर रहा है कहाँ पे, खरीदारी पर, उसका रेशियो निकल के आया 9 रेशियो। कितने में से, 80 में से 9 रेशियो किसको दे रहा है, ये खरीदारी पे। तो 9 रेशियो का मान है 7200। एक रेशियो का मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 9 8 72, तो मतलब 800। एक रेशियो का मान कितना है, 800 हो गया। तो हमसे पूछ कह रहा है भोजन पर कितना धन खर्च किया, और आय का इसमें बोला है, आय का मतलब 100 का 15% खर्च करता है भोजन पे, किसका, इनकम का 15%। तो वही बात है ना, एक रेशियो का मान 800, तो 15 रेशियो का मान कितना होगा, 15 अट्ठे 120, देन 2 जीरो और चिपका लो, तो 12,000। हम लोग क्या आंसर नहीं बोल सकते, बताओ, 12,000 राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता 1200 रुपये में, एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है। समझो, 480 बनाना खरीदे, इसमें से कुछ सड़े हुए निकल के जाते हैं और इसलिए वहां उन्हें फेंक देता है। वहां शेष केलों को 3.5 रुपये प्रति केले के भाव से बेचता है और उसे 396 रुपये का लाभ हुआ। कहने का मतलब है मैंने इतने खर्च किए, इतने खर्च करने के बाद मुझे टोटल प्रॉफिट हो रहा 396 रुपये का। तो मैंने टोटल केले बेचे कितने के होंगे, आप बोलोगे सर 6 9 3 2 5 और 1, 1596 रुपये के तो मैंने केले बेच दिए। मैंने टोटल भाई 1596 के बेचूंगा, तभी तो 396 का प्रॉफिट होगा। सही बात है। अच्छा, ये 1596 रुपये जो मैंने कमाए हैं वो 3.5 रुपये एक केले के हिसाब से कमाए, तो 3.5 से जब मैं इसे भाग दूंगा, ये देख लेते कितना आते हैं। तो इंटू कर दो 10 का मतलब ये है 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 के बाद 1 और 9, 7 दूनी दोबारा 14, 14 के बाद 7 8 56। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है 2 2 8 और मल्टीप्लाई 2 कर लो, 2 8 16, 16 की 6, एक कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 दूनी 4, 456 केले बेचे। कितने बेचे भाई, और खरीदे कितने, 480, 480 खरीदे थे, 456 बेच के मैंने 396 का फ़ायदा उठाया, 396 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल इतने में बेचा, मैंने 3.5 से भाग कर दिया, केलों की संख्या आ गई। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मैंने कितने फेंक दिए, ये देख लो भाई। आप बोलोगे सर 50 60 70 80 मतलब 24 केले जो है फेंक दिए। तो अच्छा परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 24 केले फेंके, टोटल केले कितने लाया, 480 इंटू कर देंगे 100 का, 1 जीरो निपटा दो, 24 दूनी 48, 2 से 5 बार, तो 5% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं, बोलो भाई। वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार, हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करो, उसके बाद में भी आप जो है ना लाइक करते हो ना ही, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 3 वर्षों के लिए 5% एसआई का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कभी आपके सामने समय और
समय और दर मिल जाए तो आर और इंटू टी कर दिया करो। मैंने क्या किया, 3 वर्ष से 5 का गुणा कर देंगे तो 5 थी 15%। ये टोटल मिला के ब्याज हो गया 3 वर्षों का। 2 वर्षों के लिए 8% है तो 8 दूनी 16% हो गया, पहला दूसरा। ओके, आगे देखेंगे अवधि। और 5 वर्षों से मतलब इन दोनों 5, 3 और 2 5, 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% है। लेकिन टोटल वर्ष कितनी है हमारे पास, 7 वर्ष हैं। 7 में से 3 ये चलेगी, 2 ये चलेगी, बची कितनी, 2 वर्षों के लिए 10% है तो 10 दूनी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20% हो गया। ओवरऑल देखेंगे कि टोटल मिला के ब्याज कितना मिला मुझे, तो 6 और 5 11, एक कैरी 2 3 4 5, तो 51% ब्याज मिला। और जो कि किसके बराबर है, 12750। 1% का मान निकालो भाई। अगर हम डिवाइड करेंगे ध्यान से, 1 का तो 5 बार 5 ही जाएगा, 0 का 0 जाएगा, 51 से 2 बार ही जाएगा, 250 हो जाएगा। 1% का मान 250 तो 100% हमारा प्रिंसिपल होगा, तो 25000, 25,000 हमारा राइट आंसर होगा। और ये मुझे पता है आप सभी को आता है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है, बहुत सिंपल है। आरटी मैंने किया, सिंपल गुणा कर दिया समय का। ये 5 का गुणा नहीं करना है यहाँ पे, देखिए ये जो है ना, ये 5 का गुणा 10 में नहीं करना है, ये इन दोनों 5 के बाद है। कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, इस 5 का गुणा करते, 5 का नहीं करना होता, 5 के बाद में बोला है। 5 वर्षों के अवधि के लिए, 5 वर्षों से आगे की अवधि, आगे की अवधि कितनी, 2 साल हो रहा है, क्योंकि टोटल कितने 7 वर्ष हैं। 16वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि ब्याज 5% की दर से संयोजित हो जाती है या हो किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद इतनी है। प्रिंसिपल पूछा, उल्टी फ्रैक्शन चली जाओ उल्टी फ्रैक्शन से। 13230 इंटू कर दो, 5% कितना होता है, देखो 5% होता है 1/20, 20 पे 1 की ब्याज तो कितनी हो जाएगी 1 साल बाद, 21/20। और इसी को अगर मुझे वापस जाना हो अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टी फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। 20 बट्टे में कितना 21 इंटू 20 बट्टे में कितना 21। सॉल्व तो करनी पड़ेगी भाई, करो सॉल्व। 7 से 7 21, 7 एकम 7, बचे कितने 6, 6 बचे, मतलब 7 8 56, 56 के बाद 4 5 6, 7 नाम 63 और 0, 3 से डिवाइड करो तो 3 6 18, 3 3 9 और 1 0, 21 तिया 63, मतलब कितना 30। 30 का गुणा 20 में, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, सिंपल 12, 3 0 चिपका दो तो 12,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला बी 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, कहने का मतलब है 8 रुपये के हिसाब से 10 पेन जब मैंने खरीदे तो पेन मैंने कितने रुपए के खरीद लिए, आप बोलोगे सर 8 रुपये के हिसाब से मैंने 10 पेन, 80 रुपये में कितने पेन खरीदे, मैंने 10 पेन खरीदे। और मेरे पास टोटल रुपए कितने 150, 150 में से 80 खर्च हो गए। 5 रुपये के हिसाब से मैंने 10 पेन 10 रबड़ खरीद ली तो 5 दाई 50 हो गया। तो इसका मतलब है 10 क्या है, ये रबड़ है, ठीक है। 50 और 80 कितने खर्च हो गए मेरे 130, बचे कितने 20 रुपये बचे। 20 रुपये में मैं क्या करता हूँ 4 रुपये प्रति कटर के हिसाब से खरीदता हूँ। तो 20 रुपये में अगर मैं 4 रुपये के हिसाब से देखूंगा तो कितने कटर आएंगे, तो 5 रुपये के हिसाब 5 कटर आ जाएंगे। 4 पंजे 20, 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये ही तो बचे, तो 5 कटर ले लिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, जब एवरेज मूल्य निकालना है तो एवरेज मूल्य जब हम निकालेंगे तो सिंपल है, टोटल 150, वस्तु कितनी है 10 10 20 और 5 25, तो 25 छिक्के 150, तो 6 रुपये हमारा जो है राइट आंसर होगा। अच्छा हमने इन्हें प्लस क्यों किया, जब सीधे सीधे लिख रही थी बेटा 10 पेन लिख रहे हैं, 10 रबड़ लिख रही हैं, बट यहाँ पे ये नहीं बोला कि कटर कितने हैं। कटर को निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ा 150 में से 80, फिर 50, फिर 20, फिर 20 रुपये में हमने देख लिए कितने। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, जो है इसका आंसर हो जाएगा 6, मतलब औसत हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 4 दुकान दे रखी है ABCD, सोमवार मंगल बुध गुरुवार दे रखा है। क्वेश्चन बोला ए और बी द्वारा, देखो सभी 4 दिनों में मंगलवार मिलकर ए और बी द्वारा बेचे गए
ए में बेचे गए 3,000 रुपये का सामान, सोमवार को 1,000 ये हो गया, मतलब एक खाली है, इसको भरना पड़ेगा अपने आप। तो 1,000, 1,500, 2,300, यहाँ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 700 रुपये, जब ही तो होगा 3,000। देखिए 1,000, 500, 1,500 और 2,300, 2,300 और 700 कितना हो जाएगा? 3,000। यहाँ पे 3,500 है तो 1,000, 2,000 और 800 और 200 कितना हो गया? 3,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये दोनों ए और बी के बीच में भर गए। तो मंगलवार को बी, देखो यहाँ पे मंगलवार को बी, मतलब यही वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है, उत्पाद। और गुरुवार को ए द्वारा बेची गई, ठीक। इससे ये कितना अधिक है? आप ये बोलोगे, क्वेश्चन पूछ रहा है ए से बोल रहा है, किससे बोल रहा है? ए से। देखो तो ए से ये कितना अधिक है? आप बोलोगे सर अधिक थोड़ी है, 200 कम है। कितना कम है? 200 कम है। बस यही पूछा है हमसे, रुपये में ही पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 200 रुपये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 रुपये कम हो जाएगा। बताओ, अब इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे बोला है कि देखो भाई 1 माइनस एम का होल क्यू, एम माइनस एन का होल क्यू, एन माइनस 1 का होल क्यू दे रखा है 12, यहाँ दे रखा है 1 माइनस एम। ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सम है। ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 12 ए बी सी, यही लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझो, अगर इन तीनों का मान जोड़ने पे 0 है, अगर इन तीनों का मान a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 है, तो ये वैल्यू जो बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 3abc के। किसके बराबर हो जाएगी? 3abc। ए फिर abc क्या है? ये पूरा टर्म a है, ये b है, ये c है। जब हम इन तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे, सोच लो, समझो, ये कट गया, एक ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो कहने का मतलब है 0 है। और अगर 0 है तो ये बराबर होगी किसके? 3abc के। और बट्टे में पहले से 12abc लिखा है, तो abc उड़ाओ, 3 चौक 12, 1/4 आपका राइट आंसर है। बताओ, वैल्यू रखने की जरूरत ही क्या है, सीधे सीधे करो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखो। 23 मीटर लंबा एक खंभा एक खिड़की तक पहुंचता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक खिड़की मेरी यहाँ पर है, ऊपर की तरफ मेरी खिड़की है यहाँ पर, ठीक है, और ये है रोड, पहुंचता है, जो एक सड़क के एक तरफ जमीन से 3.5 मीटर ऊपर है। मतलब ये जो लंबाई है 3√5 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है? 23 मीटर लंबा एक खंभा एक खिड़की तक पहुंचता है। अच्छा यहाँ पे क्या है? एक खंभा मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से ये खंभा ऐसे पहुंचता है, मतलब हो सकता है वो सीधा हो, पहले ये किसी भी तरह इस खिड़की पे आ गया, ठीक है। अब खिड़की से यहाँ तक हमें जो दे रखा है वो 23 मीटर का। अच्छा 23 मीटर का तो खंभा है। आगे बोला है उसके पॉइंट से बिंदु रखते हुए पोल को, इस वाले पोल को गली की दूसरी तरफ घुमाया जाता है, गली की दूसरी तरफ घुमाया जाता है, जिसकी दूरी जो है 4√15 मीटर ऊंची खिड़की है। यहाँ पे खिड़की कितनी ऊंची है? 4√15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। हो सकता है ये थोड़ा सा पास हो सकता है ये थोड़ा दूर हो, तो यहाँ पे लंबाई नीचे कम होगी, यहाँ लंबाई ज़्यादा। बट लट्ठे की जो लंबाई है, खंबे की जो लंबाई है वो 23 मीटर ही है। आगे बोल रहा है गली की चौड़ाई कितनी है। गली की अगर चौड़ाई निकालनी है तो सिंपल सी बात है, इसको निकाल लो, देन इसको निकाल लो, दोनों को प्लस कर लो, ये 90 डिग्री मान लो, ये 90 डिग्री कर लो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं 23 के स्क्वायर में से इसका माइनस कर दूँ, अगर मैं इसको निकालूँ, सिर्फ इस वाले हिस्से को निकालूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस, ये हाइपोटेनस है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया? 529, माइनस इसका स्क्वायर जब हम करेंगे 3 3 का 9 पंजे 45, माइनस कर दो, 45 माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 12 में से 4 गए, 8 बचे, देन यहाँ पे बचा कितना? 4। 484 कितने का होता है? आप बोलोगे सर 22 का होता है। इधर वाला जो मतलब जो लाइन है वो हमारी निकल के आ गई 22। सेम प्रकार यहाँ पे कर लो, अगर मैं इसको निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो रूट के अंदर आएगा कितना? 529,
23 का तो स्क्वायर होगा, देन माइनस होगा 4 चौक 16, 16 इंटू 15 करना पड़ेगा। 15 छक्के 90 की 0, 9 कैरी, 15 एकम 15 और 9 240 हो रहा भाई। यहाँ देखेंगे रूट के अंदर 9 का 9 हो गया, 12 में से 4 गए 8 बचे, 5 4 में से 289, और 289 कितने का होता है? 17 का होता है। और इन दोनों को जोड़ लो भाई, ये पूरी दूरी निकल आएगी। सड़क की चौड़ाई तो पूछिए, तो ये कितना हो गया? 7 8 9 हो गया, 2 और 1 3, 39 मीटर लंबी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ये तो मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लगता है, आप लोग जब करोगे बहुत सिंपल है। पहले एक लट्ठा ऐसे सीधा होगा, ये खिड़की पे पहुँचा दिया, खिड़की के बाद में हमने इस पोल को इधर घुमाया, तो ये ऊपर वाली खिड़की पे हो सकता है ये वाली लंबाई कम हो, ये वाली लंबाई ज़्यादा हो, क्योंकि ये जब दूर होगी तो लट्ठा जो है नीचे की तरफ आ सकता है, जब ये लंबाई घट जाएगी। और जब ये पोल जो मतलब जो खिड़की है ये इसके पास होगी, तो इसका मतलब है लंबाई तो खंबे की वही रहेगी, 23 मीटर ही रहेगी, बट क्या होगा, ये वाली ऊंचाई लंबाई हाइट जो है बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 39 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बताओ, हाँ हो गई आज की क्लास। चलिए तो देखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो और आप लोगों के लिए भी नए नए क्वेश्चन डेली अपडेट होते चले। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन करो जो रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आ रहा हूँ, और ये एक क्लास तो आपको डेली करनी है प्रैक्टिस सेट की। ये 5वां प्रैक्टिस सेट था, बाकी अब मुलाकात होगी कल नेक्स्ट के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।